हे एवरीवन, लास्ट लेक्चर में हमने थोड़ा सा बात की थी बेस थ्योरम का, लाइक इंट्रोडक्शन पार्ट किया था। आज उसी को कंटिन्यू करते हुए हम स्टार्ट करेंगे इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस। ठीक है, सबसे पहले ये सब होता है बेस थ्योरम का फॉर्मूला। सब दिया क्या जाता है कि कुछ फाइनाइट इवेंट्स की हम बात करते हैं, तो उसमें जो बेस थ्योरम का फॉर्मूला है वह इस तरह कैलकुलेट किया जाता है। बेस थ्योरम के फॉर्मूला को रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें कोई फैंसी सा इतना लंबा सा फॉर्मूला हमें याद नहीं करना है। हमें क्या करना है, हमें सिर्फ क्वेश्चन को लॉजिकली तरीके से सोच के अपने आप हमारे पास रिजल्ट यील्ड होगा। जो लास्ट लेक्चर था उसमें मैंने आपको टोटल प्रोबेबिलिटी क्यों समझाया था वो आपको अभी इस लेक्चर में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर एक ओवरव्यू दूँ तो जो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, सॉरी, ये जो बेस थ्योरम का फॉर्मूला है ये किस तरह होता है। ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आई है ये है टोटल प्रोबेबिलिटी। ये जो नीचे चीज़ दे रखी है ना बेस में जो दिखाया है ये टोटल प्रोबेबिलिटी लॉ है। इसको मैं इस तरह लिख सकती हूँ, ये टोटल प्रोबेबिलिटी लॉ है। ये जो है ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है और ये भी टोटल प्रोबेबिलिटी का ही एक पार्ट है। ठीक है, तो हम बेस थ्योरम को किस तरह लिखते हैं कि अगर हमें कोई इवेंट दिया गया है बी आई, इसको एग्जांपल से ही समझते हैं। पहले ये समझिए, देखिए मेरे पास दो बॉक्स हैं। ठीक है, ये है बॉक्स नंबर 1, ये है बॉक्स नंबर 2। इसमें अगर मेरे पास 6 रेड बॉल 4 ब्लू बॉल, इसमें 2 रेड बॉल 8 ब्लू बॉल्स हैं। ठीक है, इतना समझ आया। मेरे पास दो बॉल्स हैं, सॉरी 2 बैग्स हैं जिनमें रेड बॉल है और ब्लू बॉल की कंपोजिशन दे रखी है। ठीक है, अब मेरे को कहा जा रहा है कि ये बैग 1 है। पहले बात यहाँ पर आपको ध्यान से समझने की ज़रूरत क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी या बेस्ड, हमें बस पहले अपने दिमाग में ये सोचना है कि वेदर इट इज़ ए क्वेश्चन विच फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ बेस थ्योरम और इट इज़ अ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन। ये आपको कब क्लियर होगा, क्वेश्चन में पर्टिकुलरली आपको दे रखा होगा कि गिवन दैट, कुछ इस तरह के वर्ड्स यूज़ किए होंगे जहाँ से आपको समझ में आएगा कि नहीं ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन है और इसमें हमें पहले कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यूज़ करनी है कि क्या वो आपका सीधा दिमाग में क्लियर होगा। ठीक है, इनको करने के लिए सबसे पहले मेरे पास दो बैग्स हैं। इवेंट्स कौन कौन से हो रहे हैं, E1 इज इक्वल्स टू इवेंट, इसको लेट्स से कि इवेंट ऑफ चूजिंग बैग 1, E2 मैं बोलती हूँ बैग 2 को चूज़ करने की प्रोबेबिलिटी है। E1 जो है चूजिंग बैग चूज़ करना है, 2 बैग में से एक बैग चूज़ करना है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी 1/2। 2 बैग हैं एक निकालना है, उसी तरह 2 बैग हैं एक सिलेक्ट करना है 1/2। इतना क्लियर हुआ। ये क्या चीज़ है, ये नॉर्मल प्रोबेबिलिटी है। जैसे एक कॉइन है उसके 2 आउटकम है, हेड और टेल निकालने के लिए। ये बेस थ्योरम का पहला स्टेप है कि हमें नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं। ठीक है, हो पता चल गया इतना। फिर हम बात करेंगे यहाँ पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्म आपको यूज़ करना है। ठीक है, क्वेश्चन में मान लीजिए, ये मैंने क्वेश्चन यहाँ लिखा नहीं, मैं जस्ट एग्जांपल से समझा रही हूँ कि बैग थे 2। अब मुझे कहा गया है कि रेड बॉल निकालो, इन दोनों बैग्स में से एक क्या प्रोबेबिलिटी है कि इन दो रेड बॉल चूज़ करनी है हमें। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल ड्रॉन इज़ रेड। ठीक है, मेरे पास क्या प्रोबेबिलिटी कि जो मैंने बॉल ड्रॉ किया है वो रेड होगा। मेरे पास रेड बॉल निकालना है कौन से बैग में से, लेट्स से पहले निकालना है मुझे बैग 1 से। आर क्या डिनोट किया मैंने, आर बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉन बॉल। इसको मैं कह देती हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉन बॉल जो मैंने सिलेक्ट किया है, और वो कौन सा बॉल है विच इज़ रेड इन कलर। ठीक है, 2 इवेंट्स कौन से हैं बैग को चूज़ करने के, फिर आर क्या है उन बैग्स में से रेड बॉल को सिलेक्ट करने का जो है प्रोबेबिलिटी, सॉरी जो इवेंट तीसरा इवेंट अक्कर कर रहा है, क्योंकि इसने कंडीशनल लगा दी ना। देखें, मैं एक सेकंड में आपसे बात करूं, मैंने आपको एक होमवर्क में क्वेश्चन दिया था, थोड़ा सा मैंने कंसेप्ट बताया था आपको जब टोटल प्रोबेबिलिटी का। मैंने कहा था बॉक्स 1 में 6 रेड बॉल्स हैं 4 ब्लैक बॉल्स हैं, बॉक्स 2 कंटेन्स 3 रेड एंड 7 ब्लैक बॉल्स। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या लिया, चलें इसको 3 कर लें 7 कर लें, एक ही बात है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। उसके बाद क्या है, अ बॉक्स इज़ चूजन, हमने इन दोनों में से एक बॉक्स चूज़ करना था। यही मैंने बताया ना, हमने इन दोनों में से एक बॉक्स को चूज़ करना था। E1 मैंने लिख लिया कि 2 बॉक्स हैं, एक बॉक्स को चूज़ करना है, उसको नाम दे दिया B1। उस बॉक्स को चूज़ करने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 2 में से 1/2।
उसी तरह E2 निकला। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन देखिए, फिर उसने लिखा व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल ड्रॉन इज़ रेड। ये हमारे पास तीसरा इवेंट हो रहा है। हम इस तरह कह सकते हैं व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल ड्रॉन इज़ रेड। वो बॉल पर्टिकुलरली रेड ही होनी चाहिए। ये उसने यहाँ पर कंडीशन अप्लाई कर दी कि वो बॉल रेड ही होनी चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग रेड बॉल फ्रॉम बैग 1 क्या आएगी, आप मुझे बताएं। ये है बैग 1 की कंपोजिशन। इसमें टोटल आउटकम्स कितने हैं, हम हमेशा टोटल आउटकम्स नीचे लिखते हैं। टोटल आउटकम्स कैसे आए, 6 रेड 4 ब्लू, कितने हो गए 10। ये लिख दिया मैंने, इसके अपोजिट में 10। अब इसमें पर्टिकुलर रेड बॉल कितनी है ये उसने मेंशन की है, कितनी है, ये है 6। तो मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग रेड बॉल फ्रॉम बैग 1 कितनी है, 6/10। उसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग रेड बॉल फ्रॉम बैग 2 किस तरह हो जाएगी, वो भी 7 + 3 नीचे 10 यील्ड करेगा। और रेड बॉल्स कितनी है इसके पास 3, तो इसने मुझे क्या दिया 3। ठीक है, अब ये समझें, ये तो आपने क्वेश्चन देख के ही समझ में आ गया कि इसमें इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपने ये क्या निकाला, आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल फ्रॉम बैग 1। सॉरी सो सॉरी। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल फ्रॉम बैग 1, हमने रेड बॉल निकालनी है बैग 1 से। ये आपने देख के ही बता दिया कि कितना है 6/10। बट अगर आपको बोल दिया जाए कि रेड बॉल, तो आप रेड बॉल निकालो, लेकिन वो पर्टिकुलरली बैग 1 से ही होनी चाहिए। ये आप डायरेक्टली देख के नहीं बता सकोगे। क्यों नहीं बता सकोगे, रेड बॉल निकालनी है आपने। कितनी रेड बॉल्स हैं आपके पास, 9 रेड बॉल्स हैं इन टोटल। आपके पास 9 रेड बॉल्स हैं इन टोटल, और आपको पर्टिकुलरली वो बैग बॉल जो है बैग 1 से ही निकालनी है। ये कैसे निकालोगे आप, ये तुम लोग नहीं बता पाओगे डायरेक्टली देख के। इसी चीज़ को ओवरकम करने के लिए हम लोग बेस थ्योरम का यूज़ करते हैं। ठीक है, हमें ये क्यों समझाना पड़ता है कि हमें ये क्यों देखना पड़ता है, देखो मेरी बात समझो। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में जो क्वेश्चन में चीज़ बोली होगी ना, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से जो क्वेश्चन में चीज़ निकल रही होगी, बेस थ्योरम में हमेशा उसका अपोजिट ही रिजल्ट आएगा। जो ये चीज़ थी, ये मेरी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ने सेटिस्फाई करवाई। लेकिन जो ये चीज़ है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग बैग एंड देन गेटिंग रेड बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल फ्रॉम बैग 1, पर्टिकुलरली उसने बोल दिया कि बैग 1 से ही चाहिए। तो ये क्या दिखाता है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉज होता है। बेस थ्योरम क्या हमें बताती है, प्रोबेबिलिटी। ये किसको डिस्कस करती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉज, कि एग्जैक्टली वो रेड बॉल किस सोर्स से आया है। हमें इस चीज़ के बारे में जब पता करना हो ना, अभी जब कहा हो कि एक बंडल ऑफ बैग है, उसमें कुछ बॉल्स हैं, उस बॉल्स में इतनी रेड हैं, इतनी ब्लैक हैं, इतनी, आप पर्टिकुलरली उस रेड बॉल को निकालो। आपको ये भी दे रखा होगा कि रेड बॉल्स इतनी हैं, ब्लू बॉल्स इतनी हैं, लेकिन जब बोला होगा कि बैग की क्या प्रोबेबिलिटी है, रेड बॉल आपने निकाली, दैट्स ओके। अब पर्टिकुलरली बैग कैसे निकलेगा, ये चीज़ हमें बताता है बेस थ्योरम। ठीक है, आई होप आपको इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब जब क्वेश्चन करेंगे आपको फटाफट सॉल्व हो जाएगा। और सबसे पहली बात है, जब भी आपने बेस थ्योरम का क्वेश्चन सॉल्व करने, आपको एग्जाम में आराम से समझ आ जाएगा कि ये पर्टिकुलरली क्वेश्चन नॉर्मल प्रोबेबिलिटी का नहीं है। ठीक है, पहले हमने उसमें सीधा नॉर्मल प्रोबेबिलिटी निकाली, फिर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है। और जब बेस थ्योरम, इसे आप समझिए कि 3 स्टेप इक्वेशन होगा। ये एक काइंड ऑफ ट्रिक है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जैसे क्वेश्चन मैं अभी समझाऊंगी आपको समझ में आ जाएगी। और रही बात इनकी इक्वेशंस की, क्वेश्चन कर ले आप क्वेश्चंस को और इनको मैच कर लीजिएगा, आपको समझ आएगा कि आपको इतना लंबा सा फॉर्मूला याद करने की देयर इज़ नो नीड टू यू। ठीक है, आप लोगों को आराम से सॉल्व होगा। अब पहले हम बात कर लेते हैं इसी क्वेश्चन की। अच्छा जी, ये क्वेश्चन मैंने आपको घर पे दिया था कि आप लोग खुद से सॉल्व करें। ठीक है, आई होप आपने किया होगा, नहीं किया मैं अभी आपको समझाती हूँ। देखें, पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। आप इसको, मेरी आपको ये सजेशन है, जब भी इस टाइप की क्वेश्चन आए कि ये बैग है, ये बॉक्स है, आप उसको विजुअलाइज कर लें। आप उसका एक थोड़ा सा स्नैपशॉट बना लें अपने पास कि ये इस तरह इसमें ये चीज़ें दे रखी हैं, इसमें ये चीज़ें रखी हैं। इससे चीज़ें थोड़ी आसान हो जाती हैं। ठीक है, बॉक्स 1 की कंपोजिशन दी है, बॉक्स 2 की कंपोजिशन दी है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल ड्रॉन इज़ रेड। मैं क्या करती हूँ, E1 = इवेंट ऑफ चूजिंग बॉक्स 1। ठीक है,
E2 इवेंट ऑफ चूजिंग बॉक्स 2, ठीक है, क्योंकि यहाँ तक यही था। व्हाट इज, अब क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखें। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल ड्रॉन इज रेड, कि जो मैंने बॉल निकाली वो पर्टिकुलरली रेड ही होनी चाहिए। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल ड्रॉन इज रेड। ओके, मैं कर लेती हूँ लेट R इज इक्वल्स टू, आप कुछ भी दे सकते हो, मैंने तो ऐसे रेंडमली R ही सिलेक्ट कीजिए, पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉन बॉल विच इज़ रेड, ठीक है। इतना सारा आप मत भी लिखें, कोई इशू नहीं है। अब मुझे निकालने के लिए क्या दिया है, पहले मैं निकालूंगी प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। प्रोबेबिलिटी मुझे निकालनी है E1। E1 क्या था, बैग निकालना है, बॉक्स 1 को चूज़ करना है। दो बॉक्सेस हैं, एक बॉक्स को चूज़ करना है, ऑब्वियसली दो हैं, एक निकालना है, तो 1/2। उसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 भी सेम हो जाएगी, 1/2, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन क्या, अब ये था नॉर्मल, ये जो पहला स्टेप था ये नॉर्मल प्रोबेबिलिटी के अंदर था। अब जो ये दूसरा स्टेप है ना, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के अंदर फॉल करेगा। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आई होप आपको समझ में होगी और ध्यान में भी होगी, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x ओवर a इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इंटरसेक्शन a अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ a, ठीक है। x का क्या मतलब है, सिलेक्टिंग सम एलिमेंट्स, कि हमने एलिमेंट्स को सिलेक्ट करना है, और इस ए का क्या मतलब है, वही एलिमेंट्स किसी चीज़ से सिलेक्ट करने हैं, फ्रॉम समथिंग, सिलेक्टिंग एलिमेंट्स फ्रॉम समथिंग, सम स्पेसिफिक एलिमेंट्स फ्रॉम समथिंग, ठीक है। आप इसको इस तरह, मतलब थोड़ा सा इस तरह आप याद रख सकते हैं उसको, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, अब थर्ड क्या किया, जो बॉल निकाली हमने वो हमेशा रेड ही होनी चाहिए, वो बॉल जो है रेड होनी चाहिए। अब रेड बॉल इसके पास भी है, तो इस रेड बॉल जो है वो इस वाले बैग में भी है, इस वाले बैग में भी है, तो हमें दोनों में से निकालनी है। तो मैंने लिख दिया रेड बॉल फ्रॉम बॉक्स 1। आप देख के बताएंगे, 6/10 मैंने लास्ट क्लियर किया अभी आपको। बैग 2 ये दिया इसने मुझे 3/10, ठीक है। अब थर्ड आ जाएगा बेस थ्योरम का। अब क्वेश्चन को आपको पढ़ना है। अब क्वेश्चन है, इफ़ बॉल ड्रॉन इज फाउंड टू बी रेड, ओके दैट्स ओके। अब इसमें है इफ़ कंडीशन लग गई, ड्रॉन इज फाउंड टू बी रेड, ये हो चुका है, दिस इवेंट हैज़ ऑलरेडी अक्कर्ड। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ ड्रॉन फ्रॉम बैग 1। प्रोबेबिलिटी रेड बॉल की कौन से बैग से, 1 बैग से, फर्स्ट बैग से, ये चीज़ आपको निकालनी है। ये जो आपने निकाली थी ना, ये बैग 1 आपने पहले चूज़ किया था, फिर रेड बॉल निकाली थी। अब आपने रेड बॉल निकाल ली, अब आपको बैग चूज़ करना है, देयर इज़ अ डिफरेंस, ठीक है, देयर इज़ अ डिफरेंस। अब ये जो चीज़ है, इसके लिए हम बेस थ्योरम जो है इसका फॉर्मूला लगाएंगे। बेस थ्योरम का फॉर्मूला होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ये कैसे आएगा, B1 E1, हाँ जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 1, ठीक है, बैग 1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ R अपॉन B1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ R अपॉन B1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ R अपॉन B2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ, एक सेकेंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस, एक सेकेंड, मैंने आपको फॉर्मूला तो समझाया ही नहीं, ये देखें पहले आप फॉर्मूला समझें। प्रोबेबिलिटी ऑफ BI अपॉन A, जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं, ये मैंने आपको ये समझाया था ना, पार्टीशन करनी है हमने, ये पर्टिकुलर इवेंट था, इसमें मैंने इस तरह से डिवाइड किया था, BI B1 B2 B3 इस तरह से, और ये A था, ठीक है। प्रोबेबिलिटी इस पूरे इवेंट्स की, जितने इवेंट हो रहे हैं सबकी, इनटू प्रोबेबिलिटी उस ए की उस पर्टिकुलर इवेंट की वजह से, ये टोटल प्रोबेबिलिटी के, और जो ये नीचे है ये टोटल प्रोबेबिलिटी लॉ है, ठीक है। यही आपको इक्वेशन वहाँ सॉल्व करनी है, वही इक्वेशन लगा रही हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। ये बेस थ्योरम का ही फॉर्मूला, आपको बेस थ्योरम का फॉर्मूला एंड में मैं समझाऊंगी, मतलब एक स्नैपशॉट दूंगी कि किस तरह होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 1, ठीक है, इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ R, प्रोबेबिलिटी ऑफ R अपॉन probability of bag 1 into probability of R upon B1 into probability of choosing bag 1 into probability of R into B2 into probability of bag B2, या हम इसको E2 भी कह सकते हैं, मैं B2 लिख दिया, इवेंट्स भी लिख सकते हैं, ओके।
इसकी क्या प्रोबेबिलिटी थी, इस बैग 1 को चूज़ करने की प्रोबेबिलिटी 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ R/B1, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से इसने ये मुझे यहाँ से दिया, अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ R/B1, सेम चीज़ आएगी, ये कंडीशन। आपने बस इतना याद रखना है कि जो नीचे जो आप लिखोगे ना, वो सारे इवेंट्स जितने हो रहे हैं वो सब लिख देने हैं आपने नीचे। यही तभी तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी लॉ है कि जितने भी इवेंट्स नीचे अक्कर कर रहे हैं, सॉरी नीचे नहीं, जितने इवेंट्स अक्कर कर रहे हैं उस प्रोबेबिलिटी इक्वेशन में नीचे बेस में आपको वो सारे इवेंट्स लिख देने हैं। और जो क्वेश्चन में पूछा होगा उसके अपोजिट यहाँ पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगेगी। अगर यहाँ पर पूछा गया B1/R तो यहाँ पर लगेगा R/B1, और नीचे पूरी कंडीशनल टोटल प्रोबेबिलिटी लॉ है। आप प्रीवियस लेक्चर देखें, आपको ये चीज़ भी समझ में आएगी। 6/10 इंटू 1/2 प्लस 1/2 इंटू 1/2 इंटू 3/10। अब इसे कर लें सॉल्व। 6/20 अपॉन 6/20 into plus 3/20, which is equals to 6/20 upon 9/20, which is equals to 6/9। 2 3 6, 3 2 6, 3, तो इसका आंसर आ गया 2/3। ठीक है, 2/3 क्या है, probability of choosing bag 1 given that red ball had already drawn। और यही मुझे क्वेश्चन में पूछा गया था। और अगर कोई पूछे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल ड्रॉन इज रेड, इसका आंसर ये है 9/20, टोटल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से आया वही ये है। ठीक है, अब अगर आप मुझे, आई होप आपको ये चीज़ें पूरी तरीके से अब क्लियर हो गई होंगी कि बेस थ्योरम का फॉर्म इक्वेशंस किस तरह होते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और देखते हैं। इन मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री मशीन A, B, C प्रोड्यूस 25%, 35%, 40% बॉल्स रेस्पेक्टिवली। आउट ऑफ टोटल 5%, 4%, 2% आर डिफेक्टिव बॉल्स। पहले इतना समझिए, कोई एक मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है, ठीक है, इधर देखें, एक मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है। ए कितना, आप क्वेश्चन के साथ साथ देखें, एक मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है, मशीन बनाती है, वो मशीन बनाती है। मशीन ए कितने बल्ब्स बनाती है, मशीन ए बनाती है 25% बल्ब्स, बी बनाती है 35%, सी बनाती है 40%। ठीक है, अब मशीन बल्ब्स बना रही है एक फैक्ट्री, तो ऑब्वियसली उसमें कुछ डिफेक्टिव भी होंगे जिनकी नेक्स्ट लाइन में बात, आउट ऑफ टोटल 5%, 4%, 2% आर डिफेक्टिव बॉल्स। इसका मतलब डी जो है, डी इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बॉल्स। अब जो ये दे रखा है ना आपको 25%, 40%, ये तो इनकी प्रोबेबिलिटी, नॉर्मल प्रोबेबिलिटीज़ दी हैं। इस क्वेश्चन में आपको कुछ कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। ये 25/100, ये 35/100, ये 40/100, डी की भी प्रोबेबिलिटी दी। ये नॉर्मल प्रोबेबिलिटीज़ थी जो हमें इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करनी पड़ी थी, बट इस क्वेश्चन में दे रखी हैं। ठीक है, अब फिर है आउट ऑफ टोटल 5%, 4%, 2% आर डिफेक्टिव बॉल्स। इसका क्या मतलब है कि कुछ बॉल्स हैं वो डिफेक्टिव हैं, तो यहाँ पर अब आप ये क्या करेगा, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगाएगा। अ बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम बंडल ऑफ बल्ब्स एंड दैट बल्ब इज़ फाउंड टू बी डिफेक्टिव। अब वो बल्ब कौन सा हो गया, वो डिफेक्टिव है, तो डी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग डिफेक्टिव बल्ब। ठीक है, ये भी दे रखा है कि ए के पास क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो डिफेक्टिव बनाएगा, वो है 5/100, दे रखा है क्वेश्चन में, मैं खुद से नहीं लिख रही हूँ। सी के पास है 2%, 2/100। ठीक है, इफ़ बल्ब ड्रॉन इज़ फाउंड टू बी डिफेक्टिव, वो हमने निकाल दिया कि हाँ ये है। अब 5% जो था कि इसने ये निकाला कि ये डिफेक्टिव है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिफेक्टिव बॉल। ये ए की वजह से डिफेक्टिव बल्ब्स निकल रहे हैं। डिफेक्टिव बल्ब्स कब, ये 5% डिफेक्टिव बल्ब्स कब मिल रहे हैं, जब हम ए की मशीन में से देख रहे हैं। तो इसको मैं इस तरह भी लिख सकती हूँ ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिफेक्टिव बॉल फ्रॉम मशीन 1।
इसको इस तरह लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिफेक्टिव बल्ब फ्रॉम मशीन बी एंड दिस इज़ फ्रॉम मशीन सी। ये क्वेश्चन में आपको दे रखा है, आप क्वेश्चन एक बार ही ध्यान से पढ़ें क्वेश्चन को। इन अ मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री मशीन ए बी सी प्रोड्यूस इतना 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 बल्ब्स रिस्पेक्टिवली। ओके, आउट ऑफ टोटल इतना 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 आर डिफेक्टिव बल्ब्स। ये डिफेक्टिव बल्ब्स की प्रोबेबिलिटी है विद रिस्पेक्ट टू दीज मशीन्स। ओके, इतना समझ में आया। अब उसने बोला कि अगर मैं कोई बल्ब रेंडमली निकालूं और वो डिफेक्टिव बल्ब आए, मतलब बल्ब जो है वो डिफेक्टिव आए, इसका मतलब मुझे डिवीजन में क्या रखना है, डिफेक्टिव। मतलब ये इवेंट तो हो गया ना, क्योंकि उसने बोला इज़ फाउंड टू बी डिफेक्टिव, इज़ फाउंड टू बी डिफेक्टिव। इस लाइन को समझो, फाइंड टू बी डिफेक्टिव, इसका मतलब कि मैंने निकाला और वो डिफेक्टिव आया, मतलब ये हो चुका है, ये इवेंट हो गया, अब इसको मैं चेंज नहीं कर सकती। अब इसने बोलना है कि डिफेक्टिव बल्ब जो मैंने निकाला वो कौन से में से आना चाहिए, फ्रॉम बी फैक्ट्री में से। आप ये बताओ कि जो डिफेक्टिव बल्ब मैंने निकाला वो हमेशा बी फैक्ट, वो जो है वो मशीन बी से बनकर आया था। जो मैंने बंडल ऑफ डिफेक्टिव बल्ब में से जो डिफेक्टिव बल्ब हैंड पिक किया वो पर्टिकुलरली मशीन बी से बन के आया, हमें ये निकालना है। यही है बेस थ्योरम, यही कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का अपोजिट था। यहाँ पर पहले था कि मशीन बी है और वो इतने डिफेक्टिव बल्ब्स निकालती है। ठीक है जी, ओके। अब हमें डिफेक्टिव बल्ब्स तो हुए सब बंडल में से, अब वो जो डिफेक्टिव बल्ब है वो किस पर्टिकुलर सोर्स से आया, वो आया जी बी से आया, बी से आया। तो अब हमें निकालना है वो बी से आया तो किस तरह आया, कैसे आया। मैंने आपको बोला जब क्वेश्चन में जब आपने कैलकुलेट कर लिया कि आपको निकालना क्या है, तो जब आपने इधर निकालना है ना, वो हमेशा इसका अपोजिट करना है। अगर यहाँ पर बी ओवर डी दिया, यहाँ पर आपको डी ओवर बी करना है, साथ में लिखना है प्रोबेबिलिटी उस पर्टिकुलर इवेंट की जो हो रही होगी। नीचे जितने इवेंट्स हो रहे हैं सब लिख देने हैं आपने, ठीक है। नीचे जितने इवेंट्स के कौन से इवेंट हो रहे थे, डिफेक्टिव बॉल चूज़ कर रहे थे, और वो डिफेक्टिव बल्ब हम कौन से बैग में से मशीन में से चूज़ कर रहे थे, ए में से। प्लस डिफेक्टिव बल्ब आया कौन सी मशीन से आया, डिफेक्टिव बल्ब बी से आया जी। प्लस किया, डिफेक्टिव बल्ब चूज़ किया, और वो डिफेक्टिव बल्ब कौन सी मशीन से आया, सी मशीन से। दिस इज़ ऑल बेस थ्योरम। नीचे जितने इवेंट्स अक्कर हो रहे हैं, पहले उस इवेंट को निकालो, फिर उस इवेंट को निकालो, उस इवेंट को निकालने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, डिफेक्टिव बल्ब को निकालने की प्रोबेबिलिटी। उसके बाद वो डिफेक्टिव बल्ब कहाँ से आए, मतलब मशीन ए से आए डिफेक्टिव बल्ब कितने आए, उसको उनका मल्टीप्लिकेशन। ये है जी टोटल प्रोबेबिलिटी लॉ। Total probability law is a combination of conditional probability and normal probability, and when we divide both the one particular event over the total favorable events, and then we got the result from Bayes theorem। हमें वहाँ से पता चलता है कि वो पर्टिकुलर सोर्स कहाँ से है जिस से वो आया। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमने निकाल के रखा है ऊपर 35/100। इफ़ यू वांट आप इसको रिजल्ट को रिड्यूस कर सकते, इफ़ नॉट देन दैट्स ऑल्सो ओके। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिफेक्टिव बॉल फ्रॉम मशीन बी, ये भी मैंने हमें इक्वेशन में दे रखा था, हमें कैलकुलेट नहीं करना है। 4/100 वैल्यूज़ बननी है, अब कुछ नहीं करना है, वैल्यूज़ बड़ी। प्रोबेबिलिटी ऑफ डी 25 × 5 125 1 2 3 4 0 प्लस 135 × 4 5 4 20 4 3 12, ये आ गया जी 140 प्लस 80। अब इसे सॉल्व कर लें, सॉल्व करेंगे तो कुछ ज़ीरोस कटेंगे। 35 × 4 5 4 20 4 3 12 13 14, कुछ इस तरह 140 हाँ ये बन गया 345। इफ़ आप चाहें आप इस रिजल्ट को इतना भी रख सकते हैं, इफ़ नॉट आप इसको अगर रिड्यूस करेंगे तो ये आपको डिवाइड करके आप देखेंगे जाएगा, तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिफेक्टिव बॉल्स फ्रॉम डिफेक्टिव बल्ब दैट आर मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन बी। हैंस यही सब था बेस थ्योरम का सारा। अब आ जाते हैं हम इसकी इक्वेशन में। मैंने क्या बोला आपको, नीचे आपको सारे इवेंट्स लिख देने हैं, वही है इक्वेशन में, और ऊपर आपको वो पर्टिकुलर इवेंट लिखना है जिसको आपको चूज़ करना है, ठीक है जी। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं ये आपको समझानी है।
प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आई को कहा जाता है प्रायर प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओवर बी आई कहा जाता है लाइकलीहुड प्रोबेबिलिटी, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आई जो हमें निकालनी बी आई ओवर ए इसको कहा जाता है पोस्टरायर प्रोबेबिलिटी। अब ये क्या है, अब ये आप समझे। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आई इसको कहा जाता है प्रायर प्रोबेबिलिटी। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जब हमें फाइनाइट नंबर ऑफ इवेंट्स दिए गए होते हैं, फाइनाइट यानी कि काउंटेबल इवेंट्स, मतलब इनफाइनाइट इवेंट्स नहीं है कि इनकी कोई सीमा नहीं है, मैं इस तरह बात करूँ तो फाइनाइट नंबर ऑफ इवेंट्स हैं। जब हमें जैसे ये है फाइनाइट नंबर ऑफ इवेंट्स, ए को डिवाइड कर दी, ए में पार्टीशन कर दी टू अप टू आई, तो ये एक काउंटेबल सेट है इवेंट्स का, तो ये बनाएगा फाइनाइट सेट, इसलिए हम इसको बोलते हैं प्रायर प्रोबेबिलिटी। इन टर्म्स ऑफ स्टैटिक्स इसको कहा जाता है प्रायर प्रोबेबिलिटी। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओवर बी आई लाइकलीहुड प्रोबेबिलिटी। इसको लाइकलीहुड प्रोबेबिलिटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमें सिर्फ हेल्प करती है बेस थ्योरम को निकालने के लिए। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के रिजल्ट्स को हम एंड रिजल्ट्स में पर्टिकुलरली यूज़ नहीं करते, वो हमेशा जब टोटल प्रोबेबिलिटी के साथ यूज़ होती है वो तब हमारे को रिजल्ट देती है। लाइकलीहुड प्रोबेबिलिटी इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो इसके रिजल्ट हैं वो एंड रिजल्ट के लिए यील्ड नहीं होते। ये आपको इतना इनकी डेफिनेशंस याद नहीं रखनी, आपको बस इतना याद रखना है कि कौन से कंपोनेंट को क्या कहा जाता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आई ओवर ए जो हमें फाइंड करने को कहा है, इसको कहते हैं पोस्टरायर प्रोबेबिलिटी। पोस्टरायर प्रोबेबिलिटी का मतलब है कि पोस्टरायर प्रोबेबिलिटी कब अक्कर होगी, ड्यू टू प्रीवियस इवेंट्स, मतलब ये इवेंट हमेशा इसके साथ लिंक्ड अप है। देखें ना, ये दोनों कॉमन ही है, ये हो जाएगा तो ये क्यों हुआ। अगर मैंने बी आई निकाला, मान लीजिए रेड बॉल निकाली, बैग 1 से निकाली, तो वो हमें दिखता है कि हाँ जी ये आया, लेकिन फिर नेक्स्ट में वो हमें पूछ लेगा रेड बॉल तो तुमने निकाली, ठीक है मान लिया, अब वो बैग 1 से ही आई है, ये कैसे, ये इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे। तो इसके जो रिजल्ट हैं वो होली एंड सोली लाइकलीहुड प्रोबेबिलिटी पर डिपेंड करते हैं, इसलिए पोस्टरायर प्रोबेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लाइकलीहुड प्रोबेबिलिटी इनटू प्रायर प्रोबेबिलिटी। ये रिजल्ट आपको याद रखना है कि वेदर इट होल्ड्स द डायरेक्ट रिलेशनशिप विद दीज कंपोनेंट्स और इट हैज़ एन इनवर्स रिलेशनशिप। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट बेस थ्योरम। सो आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा। तो इसके साथ बेस थ्योरम ख़त्म हो गया। अब हमें 2 टॉपिक्स और हैं जो इसमें प्रोबेबिलिटी में हमें पढ़ने हैं। ठीक है, तब तक आप लोग इन चीज़ों को रिवाइज़ करें। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।